उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच देवदार के पुराने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में यह गांव शांत, हरा भरा और बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात रात को यहाँ अक्सर अजीब सरसराहट, रहस्यमयी कदमों की आहटें और अचानक उठने वाली ठंडी हवा लोगों को डरा देती थी। गांव में सबसे पुराना और सबसे टूटा फूटा घर था, जोशी परिवार का। परिवार में 5 लोग थे। हरीश जोशी परिवार के मुखिया, पर किस्मत हमेशा रूठी हुई कविता जोशी, मेहनती पत्नी राहुल, 17 साल का बड़ा बेटा नेहा, 13 साल की बेटी बाबूजी, हरीश के पिता, जो अक्सर कहते, इस घर पर कुछ छाया है। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी रात में चूल्हा तक नहीं जलता था। उन पर कर्ज भी चढ़ चुका था। गांव वाले भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। सबको लगता जोशी परिवार पर कोई अपशगुन है, शरीया डका है। नवंबर की ठंडी रात थी। पहाड़ों पर कोहरा धीरे धीरे गांव में उतर रहा था। हवा के झोंकों में देवदार की पत्तियां सरसराती हुई ऐसी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई लंबा चौड़ा आदमी रास्ते पर चलता हुआ उनकी शाखाओं को छूता जा रहा हो। जोशी परिवार रात का खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाबूजी उठकर बोले, मत खोलो, इस वक्त कौन आता है? और ये आवाज इंसान जैसी नहीं लगती। लेकिन कविता बोली, कोई मुसीबत में होगा। इस ठंड में किसी को यूं बाहर थोड़े छोड़ सकते हैं। हरीश ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ा आदमी किसी भी गांव वाले जैसा नहीं था। लंबा कद, सफेद झोला, सलेटी रंग के पुराने कपड़े, चेहरा शांत, लेकिन आंखें बेहद अजीब तरह से चमकती हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं एक रात आपके यहां रुक सकता हूं? मैं रास्ता भटक गया हूं, आइए हूं। कविता तुरंत बोली, हाँ हाँ आइए। इतनी ठंड में बाहर कैसे रहेंगे? रामदास, यह नाम उसने खुद बताया। घर में अंदर आ गया। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि जब वह अंदर आया, ठंडी हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं आया, बल्कि घर का तापमान अचानक गर्म और सुकून भरा हो गया। नेहा फुसफुसाई, माँ, लगता है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। कविता ने उसकी बात को बस हंसी में टाल दिया। रामदास बेहद शांत, बेहद विनम्र और बहुत ही समझदार लग रहा था। उसने सिर्फ एक कोने में अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। कुछ देर बाद बिना पूछे उसने कहा, आपके घर में परेशानियां बहुत हैं, पर सब ठीक हो जाएगा। राहुल चौंक गया। आपको कैसे पता? रामदास बस मुस्कुराया। मेहमान को घर के दुख सुख महसूस हो जाते हैं बेटा। अगली सुबह से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सुबह कविता रसोई में गई तो गैस सिलेंडर भरा हुआ था। अरे, ये कैसे? रात तो खाली हो गया था। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, ऊपर वाले की कृपा समझिए। लेकिन कविता को उसकी आंखों में कुछ चमकता हुआ दिखा। धीरे धीरे घर की हालत बिल्कुल बदलती गई। हरीश और राहुल खेत गए तो वहां हरी भरी फसल लहलहा रही थी, जबकि सिर्फ 4 दिन पहले वहां सूखी जमीन थी। गांव वाले हैरान, ये कैसे हो गया? जोशी का तो भाग्य खुल गया। रामदास ने सिर्फ इतना कहा, मेहनत और आशीर्वाद बहुत कुछ बदल देता है। एक दिन वही साहूकार आया जिसने घर को छीन लेने की धमकी दी थी। अजीब चेहरे के साथ बोला, मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, ये देखिए रसीद। हरीश ने कहा, अरे, लेकिन हमने तो कोई पैसा नहीं दिया। साहूकार बोला, कल एक आदमी ने मुझे पूरा पैसा दे दिया था, बोला कि वो आपका रिश्तेदार है। परिवार ने एक दूसरे की ओर देखा। रामदास फिर से कोने में शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। कभी टूटने वाली दीवारें अपने आप सीधी हो गईं, छत से रिसाव बंद हो गया। रात में घर से रोशनी तक निकलने लगी, और इस दौरान रामदास हमेशा एक ही कोने में बैठा रहता, हमेशा मुस्कुराता और हमेशा सब कुछ जानता हुआ लगता। अब घर खुशियों से भर गया था, लेकिन कुछ बातें बहुत अजीब थीं। रामदास कभी खाना नहीं खाता था, कभी उसे सोते हुए नहीं देखा गया। उसकी परछाई दीवार पर कभी नहीं दिखती थी। रात को उसकी चादर बिल्कुल उड़ने जैसी हल्की दिखती थी। जब वह चलता तो जमीन पर कदमों की आवाज नहीं आती। नेहा ने एक दिन डरते डरते पूछा, चाचा जी, क्या आप इंसान हैं?
रामदास ने बस मुस्कुराकर कहा, ये सवाल एक दिन तुम्हें खुद ही जवाब दे देगा। गांव के पुराने पुजारी महाराज तेजानंद जी ने एक शाम परिवार को बुलाया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम लोगों के घर में जो मेहमान रह रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कविता का दिल धड़क उठा। तो फिर वो क्या है? सालों पहले इसी गांव में एक साधु की मृत्यु हो गई थी। वो गरीबों की मदद करता था, पर गांव वालों ने उसे गलत समझकर निकाल दिया। उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई, पर वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनका दिल साफ हो। हरीश ने कांपते हुए पूछा, तो क्या वो हमारे घर में भूत है? महाराज जी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो दुष्ट भूत नहीं, एक रक्षक आत्मा है। उस रात बारिश और तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा के झोंके खिड़कियों को पटक रहे थे। रामदास घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी पीठ से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। नेहा डर गई। मम्मी देखो! रामदास मुड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, वे आसमान की बिजली की तरह चमक रही थीं। हरीश कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? रामदास शांत आवाज में बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारी किस्मत बदलने आया था। मैं वो हूं जिसे लोगों ने ठुकराया, लेकिन जिसने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन बुरा भी नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर हवा की तरह हल्का होने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन नजर नहीं आ रही थी, और तभी एक तेज सफेद प्रकाश फैला और रामदास की असली आकृति सामने आ गई। वह अब इंसान नहीं था। न सफेद कपड़े थे, न चादर, सिर्फ एक प्रकाशमान आकृति। रामदास बोला, अब मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हारा घर सुरक्षित है। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। अब मुझे जाना होगा। कविता रोते हुए बोली, मत जाइए। आज आप भूत हों या देवदूत, आपने हमें परिवार से ज्यादा सहारा दिया। रामदास मुस्कुराया। भूत भी कभी कभी इंसानों से ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास लालच नहीं होता। धीरे धीरे उसकी रोशनी हवा में घुलने लगी। नेहा चिल्लाई, चाचा जी फिर कभी आएंगे? आवाज हवा में गूंजी, जब जब किसी अच्छे दिल वाले को मदद की जरूरत होगी मैं आऊंगा। और वह अंधेरे में फीकी पड़ती बिजली के साथ गायब हो गया। अंत एक याद, एक चमत्कार। जोशी परिवार अमीर हो चुका था। उनके खेत सबसे उपजाऊ हो गए थे। गांव वाले अब उन्हें सम्मान देते। लेकिन घर के उस पुराने कोने में जहां रामदास बैठा करता था, रात को आज भी हल्की गर्म रोशनी चमकती थी, जैसे कोई अदृश्य मेहमान अब भी उन्हें देख रहा हो और उनकी रक्षा कर रहा हो।